हेलो प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमने बोला था बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम तीन प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ। ठीक है, उसमें से हमने एक्स टी ग्राफ सीखा और वहाँ से हमने सीखा कि एक्स टी ग्राफ मीन्स क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। उसका सिग्निफिकेंस हमने क्या सीखा कि इसका जो स्लोप होता है, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, स्पीड या वेलोसिटी बताता है। देन हम आए वी टी ग्राफ पर। वी टी ग्राफ मीन्स क्या, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम या स्पीड एंड टाइम। इसे स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। इसके दो सिग्निफिकेंस थे बेटे। ठीक है, एक क्या कर सकते हैं आप, इसके स्लोप से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और दूसरा काम कर सकते हैं आपकी इसके एरिया अंडर द कर्व से आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व से आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो सिग्निफिकेंस थे। फिर हम बात कर रहे थे वीटी ग्राफ के टाइप्स की। तो वीटी ग्राफ के दो टाइप्स हम डिस्कस कर चुके थे। पहला था बेटा वीटी ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन, जो कि आया था पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एंड दूसरा था वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि आया था क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन स्लोप। ओके, तीसरा टाइप जो थर्ड टाइप है वो वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसकी बात हम आज करेंगे। ठीक है, वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना बेटा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहने का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन हमेशा चेंज हो रहा है। और एक्सेलरेशन आपको कौन बताता था बेटा, वीटी ग्राफ का स्लोप बताता था। तो चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा। स्लोप कांस्टेंट नहीं होने का मतलब है टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनता था वो हर समय क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो अगर आपका एंगल है ना हर समय टाइम एक्सिस के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो कुछ कर्व्ड टाइप का आएगा। कैसा आएगा बेटा, कर्व्ड। हर समय यहाँ पर एंगल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ध्यान रहे कि वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा बनता है, कर्व्ड बनता है। ठीक है, तो वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन is curved line। समझा क्या? तो बेटे आपको तीनों चीज समझ में आया। जीरो एक्सेलरेशन के लिए कैसा बनेगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसा बनेगा, कर्व्ड बनेगा। क्लियर है, कर्व्ड लाइन बनेगा। तो ये था वीटी ग्राफ। क्लियर, हमने इसके सारे जो क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो बेटा एक्स टी और वीटी ग्राफ यहाँ फिनिश होता है। एक आखिरी बच गया बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है बेटा ये ग्राफ किसके किसके बीच ड्रॉ होगा, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच। तो हम कहेंगे द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन acceleration and time is called acceleration time graph। ठीक है, यानी ए टी ग्राफ। ठीक है बेटा, ओके।
तो अपने को क्या करना है बेटा, यहाँ पर एक एक्सिस पर एक्सेलरेशन लेना है और एक एक्सिस पर टाइम लेना है। अब जैसा कि हम हर प्रकार के ग्राफ का सिग्निफिकेंस पढ़ा करते थे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ एटी ग्राफ। तो देखो बेटा, कोई भी ग्राफ हो ना, कोई भी ग्राफ हो, किसी भी चीज का ग्राफ हो, किसी भी क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ हो, उससे आप दो चीज ही कर सकते हो, या तो स्लोप निकाल सकते हो या तो एरिया निकाल सकते हो। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, और ग्राफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सॉरी एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा, स्लोप मतलब डिवाइड करना, किसको, दोनों एक्सिस को, और एरिया मतलब मल्टीप्लाई करना दोनों एक्सिस को, मतलब दोनों एक्सिस पर के क्वांटिटी को। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि स्लोप एटी ग्राफ का स्लोप, तो क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ। तो जैसे ही मैंने स्लोप बोला, आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हमें डिवाइड करना है, तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। तो ए अपॉन टी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कोई क्वांटिटी होती है, तो अभी तक हमने ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं पढ़ी है एक्सेलरेशन अपॉन टाइम टाइप का। तो इसका मतलब हम एटी ग्राफ के स्लोप से कुछ नहीं निकाल सकते, हमारे लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका हम स्लोप नहीं निकालेंगे, ठीक है। एटी ग्राफ का हम स्लोप नहीं निकालेंगे। अब दूसरी चीज होती है एरिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूं अगर कि एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, जैसे कि मैं कभी भी एरिया की बात करूं किसी ग्राफ पर, किसी भी ग्राफ पर अगर मैं एरिया की बात करूं, तो आप दोनों एक्सिस के क्वांटिटी को क्या कर लें, प्रोडक्ट कर लें। तो एरिया सॉरी ए इंटू टी, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए इंटू टी हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन इंटू टाइम। कोई मुझे बता सकता है एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या होता है। तो आपने पढ़ रखा है बेटा, सिंस एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो डेल वी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ए इंटू डेल टी। तो देखो ए एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या सिग्निफिकेंस हो गया बेटा, इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए टी ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए टी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। आगे बात समझ में, इससे हमें क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। वेल आगे बात समझ में। तो बेटा इसका एक ही सिग्निफिकेंस है कि इसका एरिया जो है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी दे देता है, ठीक। अब इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप देखिए। अच्छा, इसमें अपने को अगर हमने इस टाइप का ग्राफ बनाया बेटा एटी ग्राफ पर, तो क्या हो जाएगा, इस दौरान देखो ए क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है बेटा। तो ये ए इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ है, ठीक है, ए इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ। तो अगर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है ना, अगर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है तो कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। एटी ग्राफ फॉर constant acceleration. This figure is for AT graph of constant acceleration. Constant यानी बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया, है ना। या फिर दो ही चीज हो सकता है बेटा, या तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस बनेगा, और बाकी सारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हो जाएंगे। किसी भी तरीके का और बाकी दूसरा ग्राफ बन गया तो वो सारे क्या हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हो जाएंगे। तो वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है। ओके, इसके ऊपर सवाल कैसे होंगे, क्वेश्चन कैसे होंगे, आइए समझते हैं। लाइक एग्जाम्पल लिया, ग्राफ हमारे पास आया ए
टी, कुछ इस तरीके से ग्राफ है। सपोज ए है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और टी है सेकेंड में। ये मान लो 20 है, 0, 5, 10, ठीक है, इस तरीके का आया। मान लो बोलता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो अभी अभी हमने सीखा बेटा कि कौन सा ग्राफ है, 80 ग्राफ है, और 80 ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो मान लो इनिशियल में क्या वेलोसिटी था बेटा u, और फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, v माइनस यू इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा, एरिया। ये किसके बराबर होगा, एरिया। तो ये शेप कैसा दिख रहा है बेटा, ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 10 और हाइट है 20, कितना हो गया बेटा, 100 हो गया, है ना। तो v माइनस यू इक्वल्स टू 100 आ गया, v माइनस यू इक्वल्स टू 100 आ गया। अब चूंकि u देखो ये क्वेश्चन में बोल दिया ना, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या था, 0 था। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जो आया वो फाइनली आया, तो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखो 10 सेकेंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी वो चीज आपने पता कर ली है। आगे बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल लूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। देखो अगर हमने ग्राफ लिया ए टी के बीच में, इस तरीके का ग्राफ है, ये है तुम्हारा 10, किसमें लिया है हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, टाइम लिया है सेकेंड में, ठीक है। ये मान लो 20 है, क्लियर। आपको अगर बोलता है कि ए बॉडी was moving with speed 10 meter per second, find its speed after 20 सेकेंड, ठीक है। तो क्या करें बच्चे, तो हमें पता है कि इसका एरिया जो है, इसका एरिया वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, v माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया। इस समय आपको ये शेप कैसा दिख रहा है, ये शेप दिख रहा है रेक्टेंगुलर, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 20 विच इज 200, है ना बेटे, v माइनस यू बराबर। तो आपको यहाँ पर देखो इनिशियल स्पीड है ना, तो यहाँ पर ए बॉडी वॉज मूविंग विथ स्पीड, तो वो ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, मतलब ये 10 आपको दिया हुआ है ना। तो इक्वल्स टू 200, तो v बराबर क्या हो गया बेटा, 210 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 210 मीटर पर सेकेंड ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे। तो ये हमने आज बात कर लिया बेटा सभी प्रकार के ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ ग्राफ है ना, हमने स्टडी कर लिया। तो बेटे यहाँ पर समाप्त होता है ग्राफिकल पोर्शन। ओके, अब हम आगे बात करने वाले हैं, आइए, रिलेटिव वेलोसिटी। एक टॉपिक है, इसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान से समझे, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, क्या पढ़ना है, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं कहता हूं कि ये कोई ओरिजिन है, ओरिजिन से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस सपोज कितना है बेटा, एक्स ए है, और कोई बॉडी बी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स बी है। ओके बच्चे, ऐसा। अब अगर मैं बोलूं कि बी ए से कितना दूर है, तो
क्या बोलोगे, है ना, मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, है ना, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, ए का ओ से कितना है, एक्स ए है, बी का ओ से कितना है, एक्स बी है। अब मुझे क्या करना है, बी का ए से देखना है, तो कोई भी क्या बोलेगा बताओ क्या है, तो बोलोगे एक्स बी माइनस एक्स ए, ये डिस्टेंस यही है ना, एक्स बी माइनस एक्स ए, ये डिस्टेंस है। तो एक्स ऑफ बी फ्रॉम ए इसे कहते हैं एक्स ऑफ बी, यानी पोजीशन ऑफ, इसे लैंग्वेज में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है, आ रही बात समझ में। इसे लिखा जाता है बेटा, पोजीशन को आप एक्स से शो करते हैं, नो डाउट। किसका निकालना है, पोजीशन किसका, बी का, बी का पहले आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बाद में आएगा। तो एक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसे क्या लिखेंगे, एक्स बी ए, है ना, एक्स बी ए। क्लियर, आ रही बात समझ में। अब जब आपने देखा करके तो ये देखो कितने के बराबर आया बेटा, एक्स बी माइनस एक्स ए आया। तो ये जो कहलाता है बेटा रिलेटिव पोजीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकलेगा, एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ए, है ना, पहला माइनस दूसरा, ठीक है, पहला माइनस दूसरा। अच्छे से समझ में आ रहा है आप सभी को, क्लियर है। तो ये हुआ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब बेटे, अब अगर मान लो कि ये दोनों चीजें क्या कर रही है आपस में, मतलब दोनों चीजें ट्रैवल कर रही है, दोनों चीजें ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो जब ट्रैवल कर रही है तो दोनों के पास वेलोसिटी भी होती है ना, दोनों के पास वेलोसिटी भी होती है। तो इनके बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है वो लगातार चेंज होगा। अगर ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, अगर ये तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे पास आएगा, तो उसके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। या अगर ये फास्ट चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, तो इसके बीच का गैप और बढ़ता चला जाएगा। तो इनके बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है वो क्या होता रहता है, टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। और चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहते हो आप, वेलोसिटी कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पोजीशन देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं, रिलेटिवली, तो वेलोसिटी भी कौन सी होगी, रिलेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी का, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, सब चीज भूल जाओ, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called relative velocity, ठीक है बेटे, relative displacement per unit time is called relative velocity। तो लाइक आपने अभी b with respect to a देखा, तो बेटे वेलोसिटी को भी वैसे ही लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ b with respect to a कैसे निकलेगा, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा लेना पड़ेगा, रिलेटिव, b with respect to a अपॉन क्या बेटा, टाइम, है ना, अपॉन क्या, टाइम। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b with respect to a यानी रिलेटिव वेलोसिटी। अब चूंकि देखो x ऑफ b with respect to a आपने क्या निकाला, xb माइनस xa निकाला अपॉन t, तो क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ b with respect to a इक्वल टू xb बाई t माइनस xa बाई t, है ना बेटा। xb क्या था, पोजीशन ऑफ बी, एक्स ए क्या है, पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन विथ पोजीशन पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होती है। तो ये बी का है तो बी का वेलोसिटी देगा, ये ए का है तो ए का वेलोसिटी देगा, है ना। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या निकल के आया, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना बेटे, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ये सारी चीजें क्या है बेटा, वेक्टर है, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ यानी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। आ रही बात समझ में। तो जैसा हमने इसको लिखा वैसा ही हम वेलोसिटी को भी लिखते हैं, है ना। ये भी देखो b विथ रिस्पेक्ट टू a तो b माइनस a, उसी तरीके से ये भी b विथ रिस्पेक्ट टू a तो b माइनस
ए होगा। अगर मैं ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगा तो ए माइनस बी होगा, है ना। तो आपको क्या पकड़ना है, किसका निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। जिसका निकालना है वो पहले और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो दूसरा। ठीक, इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आइए अब बेटे इसमें हम एक केस पकड़ते हैं कि अगर दो बॉडी है, बॉडी ए है वो वी ए स्पीड से चल रहा है और बॉडी बी है वो वी बी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, वी बी वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों सेम लाइन पर चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, टू बॉडीज मूविंग along same direction। तो बेटे मैंने हमेशा बोला है कि जो बॉडी के मोशन का डायरेक्शन है ना उसे प्लस लिया करो। ठीक है बेटा, तो इधर के डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। तो ये भी प्लस हो गया बेटा, ये भी प्लस हो गया, है ना। अब अभी अभी आपने सीखा, अगर मैं लिखना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मैं क्या लिखना चाहता हूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या सीखा आपने, पहला माइनस दूसरा हो जाता है, तो वी ए माइनस क्या हो जाएगा बेटा, वी बी हो जाएगा। तो वी ए की वैल्यू क्या है, प्लस वी ए, और वी बी की भी वैल्यू क्या है, प्लस वी बी है। तो ये क्या निकल के आएगा बेटा, वी ए माइनस वी बी ही निकल के आएगा। मतलब क्या हुआ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है ना, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जब देखो बेटा आप कभी ट्रेन में बैठे रहते हो, आपके साथ में कोई ट्रेन गुजरती है, आपके डायरेक्शन में कोई ट्रेन गुजरती है, तो वो ऐसा लगता है धीरे धीरे चल रही है ना। क्यों, क्योंकि देखो आपके रिलेटिव में वो ट्रेन की स्पीड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, माइनस हो जा रहा है ना, माइनस के कारण आपको वो कम नजर आता है। तो क्या करेंगे बेटा, जब भी सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइक मैं कहता हूँ बेटा कि ये एक ट्रेन है, वो चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये दूसरी है वो चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का रिलेटिव, तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या करना है अपने को, माइनस। तो 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा बेटा, इनका रिलेटिव स्पीड ए और बी, तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 5 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। आ रही बात समझ में। तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस चीज को लिख ले, नोट कर ले, relative velocity decreases if both objects move along same direction, move in same direction, move in same direction. Relative velocity decreases if both object move in same direction. क्लियर है बेटा। तो अब अगर सोचो कि दोनों सेम वेलोसिटी से चले, तो दोनों सेम वेलोसिटी से चले तो v माइनस वी क्या हो जाएगा, 0। तो वो क्या नजर आएंगे, रेस्ट में नजर आएंगे। तो आपकी ट्रेन और बगल वाली ट्रेन अगर दोनों सेम स्पीड से चलने लगे तो आप दोनों एक दूसरे को क्या नजर आओगे, रेस्ट में नजर आओगे, है ना, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो ये हो गया बेटा अगर सेम डायरेक्शन में मूव हुआ तो। दूसरा, आइए केस 2, अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2, अगर दोनों बॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, बोथ बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ each other, तब क्या होगा? तो बच्चे एक ए ले लिया va स्पीड से और एक बी ले लिया vb स्पीड से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है बेटा, ठीक है। तो मान लो मुझे निकाला है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो मान लो इस डायरेक्शन को मैंने प्लस ले लिया बेटा, ये डायरेक्शन प्लस लिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना। क्लियर है? अब आपको पता है वी ए माइनस वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है बेटा, वी ए माइनस वी बी होता है वेक्टर फॉर्म में। अब वी ए क्या है, प्लस वी ए, और वी बी क्या है, माइनस वी बी है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो देखो क्या निकल के आया, वी ए प्लस वी बी निकल के आया। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या चीज हो गया, वी ए प्लस वी बी। तो बेटे जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो देखो आपकी ट्रेन और आपके बगल वाली ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती तो ऐसा लगता है बगल वाली ट्रेन बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत स्पीड में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पीड जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे बेटे, नोट, ठीक है। इफ both body move in opposite direction then relative velocity increases, ठीक है। क्लियर है? तो इस समय आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लाइक मैं बोलूं कि एक चीज जो है इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और एक चीज जो है इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, ए बी। मैंने बोला बताओ वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या कहोगे बेटा, जुड़ जाएगा। 10 + 15 क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में? तो ये होता है बेटा आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब इसको कैसे यूज करना है ना, एप्लीकेशन क्या है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसे देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लो बेटा एक ट्रक है, वो चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, और उसके एक सामने ट्रक है या कार है, वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। स्टार्टिंग में इनके बीच की जो दूरी थी वो थी मान लो 25 मीटर। कितनी, 25 मीटर। अब मुझे जानना है कि कितने समय बाद ये इसको पकड़ लेगा, है टाइम आफ्टर विच ए विल कैच बी, है ना, ए बी को कैच कर लेगा, ये हमें अगर पता करना है। तो बेटा इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 25 मीटर है, दिख रहा है। और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है बेटा, तो क्या करना है आपको, माइनस करना है। 15 - 10 क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटे। हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने क्या पढ़ा था, वी रिलेटिव क्या होता है, वी रिलेटिव क्या होता है, एक्स रिलेटिव अपॉन टाइम। तो एक्स टी कितना हो जाएगा बेटा, एक्स रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव। एक्स रिलेटिव देखो हमारा कितना आया हुआ है 25, और वी रिलेटिव कितना आया हुआ है 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बेटे। तो कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड बाद। 5 सेकेंड बाद वो उसे ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। 5 सेकेंड बाद वो उसे ओवरटेक कर लेगा। आ रहा है समझ में बच्चे लोग? चलिए ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल, अब मान लो ये एक ए 15 मीटर पर सेकेंड से, और इधर से दूसरी है बी 10 मीटर पर सेकेंड से, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है।
और इनके बीच की स्टार्टिंग में डिस्टेंस क्या है 100 मीटर। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने समय बाद ये दोनों मिलेंगे। क्या जानना चाहता हूँ बेटा, कितने समय बाद ये दोनों मिलेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो आप देखो रिलेटिव पोजीशन क्या है उसके बीच का 100 मीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है दोनों का अपोजिट में है बेटा, ऐड हो जाएगा तो 10 + 15 कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अभी अभी आपने देखा बेटा टाइम क्या होता है x रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेना है। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, x रिलेटिव आया हमारे पास 100 और v रिलेटिव आया हमारे पास 25, तो कितने आ जाएंगे 4, तो टाइम कितना आया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद वो उसे पकड़ लेगा, मतलब वो दोनों मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चे। और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस पर, चलिए मान लो मैं कहता हूं एग्जाम्पल कि एक ट्रेन है, ठीक है, इसकी लंबाई ना 250 मीटर है और ये चल रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से। ओके, इसके सामने दूसरी ट्रेन है पैरेलली, है ना, पैरेलल लाइन पर एक दूसरी ट्रेन चल रही है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो और इसकी लंबाई जो है वो 350 मीटर है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 350 मीटर। हमें क्या करना है, पता करना है कितना टाइम लगेगा इसको, इस ट्रेन को पार करने में। टाइम टू क्रॉस ट्रेन, ये ए है ये बी है, ट्रेन बी बाय ए के द्वारा बी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बेटे इसमें आपको क्या सोचना है, ध्यान से देखो बेटा, क्रॉसिंग कब से शुरू मानी जाएगी, जब इसका ड्राइवर इसके लास्ट बोगी के पास पहुंच जाएगा, है ना। इस तरीके से यहां से क्रॉसिंग स्टार्ट मानी जाएगी, और क्रॉसिंग फिनिश कब मानी जाएगी, जब ये ऐसा हो जाएगा बेटा, है ना, ये इसकी आखिरी बोगी जो है वो पार हो जाएगी, तब ड्राइवर कहां पहुंच गया बेटा यहाँ। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना किसी एक को क्या करते हैं स्थिर मान लेते हैं, है ना, हम इसको स्थिर मान रहे हैं, पहले यहाँ था अब ये ट्रेन पार होकर के यहाँ हो गई, तो ये क्रॉसिंग मेरा समाप्त हुआ। तो बेटे आप किसी एक चीज को देखो, जैसे कि ड्राइवर को देखते हो, तो ड्राइवर पहले यहाँ था बेटा, अब ड्राइवर कहाँ पहुंच गया यहाँ, कितना चलना पड़ा इस ड्राइवर को देखो तो, है ना। तो इस ट्रेन की लंबाई 350 और इस ट्रेन की लंबाई 250, कितना हो गया बेटा 3 2 5 600 मीटर, तो इसको कितना चलना पड़ा 600 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, एक्स रिलेटिव 600 मीटर। और बेटे चूंकि अभी देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा v रिलेटिव, है ना बेटा, माइनस हो जाएगा 25 - 10 कितना हो गया बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम क्या होता है बेटा, है ना, टाइम होता है x अपॉन v, तो 600 अपॉन 15, 15 चौके 60 यानी 40 सेकेंड। 40 सेकेंड लगेगा, 40 सेकेंड में वो उसे क्या कर लेगा क्रॉस कर लेगा। ठीक है, आफ्टर 40 सेकेंड दे विल क्रॉस ईच अदर। क्लियर है। तो बेटे ये था रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, डाउट सेशन में हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर पूछें। ओके, बाय बाय।